बंगाल कहीं चलने को तैयार नहीं है, ये जलाना चाहते हैं और यहां बैठ के बंगाल में ही नहीं पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने मणिपुर को जलाया और 2.5-3 साल तक बैठ के तमाशा उसका देखते रहे। तो मोदी ने तो ऐसे गुंडों की, ऐसे पागलों की, ऐसे जो देश में आग लगाने वाले लोग हैं उनकी पूरी फौज पाल रखी। इस देश में तो जिसके पास ताकत थी उसने अपनी ताकत का अपने हक में इस्तेमाल करते हुए जो भी ठीक लगा उसे उसने वो किया। अगर मंदिरों को लूटना था तो मंदिरों को लूटा। इस देश में ऐसा तो कुछ नहीं है कि इस देश में मुस्लिम समाज ने जो है या मुस्लिम समाज के राजाओं ने, मुस्लिम शासकों ने जो है मंदिरों को लूटा। इस देश का इतिहास गवाह है और जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले कि हिंदू राजाओं ने भी हिंदू मंदिरों को लूटा। जिसने इतिहास नहीं पढ़ा है वो पढ़े। तो ये लोग क्या हैं, सिर्फ आग लगाने के लिए है। इस देश में धर्म के नाम पर नासमझ लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ इस देश को तबाह करना चाहते हैं। ये तूफान से पहले की शांति है। ईवीएम का मुद्दा मरा नहीं है और अब ईवीएम के साथ में वोट चोरी, एसआईआर, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, वो हर तरह की गंदगी जो इलेक्शन कमिश्नर द्वारा और सरकार द्वारा फैलाई जा रही है, वो सारे मुद्दे शामिल होंगे। इंतजार कीजिए, मतलब इंतजार कीजिए। आप अभी वेट कर रहे हैं? कुछ वेट नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। वेट नहीं कर रहे हैं। वेट करने का क्या मतलब है? लेकिन काम करने का तरीका बदला है और इस देश में एक लड़ाई लड़ेंगे तबीयत से, आर या पार जो भी। तो आप सड़कों पे फिर से दोबारा? बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। और देश की जनता से आह्वान करेंगे कि बिना सड़क पर उतरे आप, आपके बच्चे, उनका भविष्य और ये देश नहीं बच पाएगा। उतरना ही पड़ेगा सड़क पर, लड़ना ही पड़ेगा और इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा, तभी कुछ बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। और समय बताए दे रहा हूं, इस देश की जनता के पास केवल और केवल 2029 तक का ही समय है। सन 2029, अगर 2029 में पूरी ताकत के साथ इनको उखाड़ के नहीं फेंका गया तो फिर इस देश में कुछ बचना नहीं है। सबसे पहले संविधान खत्म किया जाएगा और उसके बाद इस देश में मनुस्मृति पर आधारित मनुराज स्थापित होगा और उसके बाद सब लोगों की जो दिख रहे हैं ना सारे के सारे 125 करोड़ लोगों की नागरिकता खत्म की जाएगी और उनके तमाम अधिकार खत्म किए जाएंगे। आने वाला समय ये है। अमित शाह कह रहे हैं कि बांग्लादेशी मुसलमानों को बांग्लादेश भेज देंगे। ममता कह रही है कि दिल्ली में सरकार गिरा देंगे। पहले अमित शाह को सबसे पहले इस देश से माफी मांग के इस्तीफा देना चाहिए कि मैं बिल्कुल नकारा, निकम्मा गृह मंत्री हूं, मेरे बस की नहीं है कुछ भी। क्योंकि अगर मैं गृह मंत्री हूं इतने साल से, उसके बावजूद भी इस देश में जो है बांग्लादेशी घुस आए, घुसपैठिए आ गए, तो निकम्मा कौन है? इस देश का गृह मंत्री, जिसके हाथ में इस देश की तमाम सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बीएसएफ किसके हाथ में है? गृह मंत्री के हाथ में। असम राइफल्स किसके हाथ में है? गृह मंत्री के हाथ में। इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स किसके हाथ में है? गृह मंत्री के हाथ में। किसके हाथ में ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस? ये सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सब कुछ गृह मंत्री के हाथ में है। सेना किसके हाथ में है? सेना आज की तारीख में तो प्रधानमंत्री के हाथ में। अबे तुम दोनों के दोनों नकारा निकम्मे हो, इस्तीफा देके जाओ, देश से सर झुका के माफी मांगो, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है। अगर आज भी 11 साल से तुम्हारी सरकार है और उसके बाद भी घुसपैठी आ रहे हैं, तो तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी एक आदमी को रोकने के लिए कोशिश नहीं कर सकते। सभा क्या असम की पुलिस जो क्या वहां की पश्चिम बंगाल की पुलिस सीमा पर है क्या? नहीं ना। कौन सी पुलिस है? वहां बीएसएफ है, वो देख रही है सारा काम। तो बीएसएफ को पार करके अगर लोग आ पा रहे हैं तो इसमें नकारा और निकम्मापन देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का है। कि जो चीन को लाल आंख दिखाने की बात देश का प्रधानमंत्री करता था, अब तो लाल क्या सफेद भी नहीं दिखा पा रहा, चीन का नाम भी नहीं ले पा रहा। और इसमें कोई शक नहीं है और बड़े मतलब दुख की बात है और शर्म की बात है। अगर किसी में जरा सी भी नैतिकता बची होती तो देश का प्रधानमंत्री चुल्लू भर पानी में डूब के मर गया होता। कि जिस समय तुम यहां दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का सम्मान कर रहे हो, उनके साथ में बैठक कर रहे हो, उसी समय चीन के यहां से जो आता है कि जो हमारा कश्मीर का जो एक इलाका है, जो घाटी है, उस पर वो कह रहा है ये मेरी है, अब भारत को इसमें जो है कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? पर नहीं, शर्म तो बेच खाई है, नैतिकता बची नहीं है और केवल देश में आग लगा रहे हैं। जिस समय गलवान घाटी में हमारे जो हैं 20 जो सैनिक थे, जो हमारे शहीद हुए सैनिक लद्दाख में, उस समय बहुत कहा गया कि प्रधानमंत्री स्टेटमेंट है, लेकिन प्रधानमंत्री स्टेटमेंट क्या दिया? ना तो हमारी सीमा में कोई आया है, ना कोई घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई जमीन किसी के कब्जे में। अबे तू डूब के मर जा। सारे फोर्स वाले, आर्मी वाले,
फौज वाले, मीडिया वाले, सारा सब कुछ सबूतों के साथ, सैटेलाइट इमेज के साथ ये दिखा रहे थे, दुनिया को बता रहे थे कि चीन कहां कहां तक घुस गया है, चीन ने कहां कहां कब्जा कर लिया है। और प्रधानमंत्री कह रहा है कोई नहीं आया, कोई कब्जा नहीं है। तो ये, और अब जिस तरह से चीन के साथ व्यापार, केवल इतनी बात नहीं है, चीन की जो कंपनियों को 5 साल पहले बैन किया गया था, अब यहां काम करने के उन पर से बैन हटा दिया गया, अब चीन यहां काम करेगा। तो एक तरह से देखा जाए, हालत यह है कि इन लोगों ने इस देश को चीन के हाथों पूरी तरह से गिरवी रख दिया है। लेकिन बात ये देशभक्ति की करेंगे, बात ये बड़ी बड़ी करेंगे, और घुसपैठिए तो भाई घुसपैठिए तो अगर आए हैं तो तुम ही लेके आए हो। 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। अखिलेश जी, यूपी में भी एसआईआर हो रहा है, बंगाल में एसआईआर हो रहा है। अखिलेश जी नाखुश हैं, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इसी बीच ज्ञानेश कुमार जी का एक वीडियो वायरल होता है, वो पूजा पाठ शंखनाद करते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है? देखिए, कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन केवल कहने से बात नहीं बनेगी। अगर कोई ये समझ रहा हो कि एसआईआर में बेईमानी हो रही है और आप उसके ऊपर आवाज उठाते, तो आवाज उठाने से कोई बात नहीं बनेगी। आवाज सड़क पर उठनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन, इस देश में आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा ही इलेक्शन कमिश्नर है। ज्ञानेश कुमार को यह एहसास कराना चाहिए इस देश की जनता को, इस देश के विपक्ष को, सड़क पर आकर, कि अगर तूने ये बदमाशियां बंद नहीं करी तो देश की जनता तुझे माफ नहीं करेगी। पर क्या कोई करा रहा? विपक्ष कोई काम कर रहा? आज की तारीख में हो क्या रहा है? राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया मुद्दा लेके चले, वोट चोरी का। सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को उन्होंने टारगेट किया, ठीक है। और ये जो एसआईआर हुई है, इसके माध्यम से जितनी वोटें कट रही है, सबके सामने आ रहा है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो? अब उन्होंने मनरेगा की बात करी, बीजेपी ने मनरेगा को जो बता दिया, मनरेगा को एक तरह से खत्म ही कर दिया। कांग्रेस पूरी की पूरी उस पर मनरेगा पे लगी। मनरेगा क्या है भाई? मनरेगा कोई मुद्दा है क्या? क्या वोट चोरी से बड़ा मुद्दा है? 6.5 करोड़ वोटें काट चुके हैं, और अभी आधे ही देश में जो है एसआईआर हुई है, 6.5 करोड़ और काटेंगे। वो अपनी जीत का इंतजाम पूरा कर लेंगे। देश के संविधान को किस तरह से खत्म करना है, उसके लिए वो पूरी रणनीति बना के काम कर रहे हैं, और अब पूरी सीनाजोरी से कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। तो इस देश के लोगों को, इस देश के विपक्ष को अगर टारगेट करना चाहिए तो उसका केवल एक मुद्दा होना चाहिए, चुनाव कमिश्नर, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार और दोनों कमिश्नर, और साथ साथ में ये एसआईआर, ये वोट चोरी, केवल ये मुद्दा होना चाहिए। और मुद्दा ये होना चाहिए कि इस देश में कोई भी चुनाव होने नहीं देंगे जब तक इस चुनाव आयोग को नहीं हटाया जाएगा, चुनाव आयोग में जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं इनको ठीक नहीं किया जाएगा, और इसके साथ साथ ये एसआईआर बंद नहीं की जाएगी। जितनी वोटें काटी गई हैं वो सारी वोटें जोड़ के बढ़िया तरीके से एक वोटर लिस्ट नहीं बनाई जाएगी जिसमें किसी का भी नाम नहीं कटा हुआ होना चाहिए, और चुनाव इस देश में बैलेट पेपर से कराए जाए। जब तक ये नहीं हो तब तक इस देश में चुनाव नहीं होने देना चाहिए। असली मुद्दा है ये, असली लड़ाई है ये। मनरेगा असली लड़ाई नहीं है, और केवल कहने से बात नहीं बनेगी, सड़क पर उतरना पड़ेगा, जनता को उतारना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब है कि जो विपक्ष के लोग हैं सबको सड़कों पे उतरना चाहिए एसआईआर के खिलाफ? केवल विपक्ष के लोगों को नहीं, विपक्ष के लोगों को आगे आके इस देश के लोगों का, जनता का जो लीड करना चाहिए और आवाज देनी चाहिए कि सब आ जाओ सड़क पर। इस देश में चुनाव ही नहीं होने देंगे जब तक ये सारी गंदगी ठीक नहीं की जाएगी, गंदगी साफ नहीं की जाएगी। आप भी उनके साथ हैं? बिल्कुल, हम उनके साथ में पूरी ताकत से साथ में हैं। जैसे ईवीएम में आपने एक बहुत बड़ी भूमिका बनाई थी, इस देश में बहुत बड़ी लड़ाई मुहिम आपने छेड़ा था, वो अब लग रहा है कि हम लोग सोचते हैं ऐसा, आप अब फिलहाल जो है वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में चला